गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे हो? तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का एसिड बेस सॉल्ट टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में टॉपिक 1 देखा और टॉपिक 1 में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को सीखा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, एरेनियस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, बेसेस को कैसे पहचानते हैं कि कौन कौन सा बेस है, क्लासिफिकेशन बेसेस का, एसिड्स का क्लासिफिकेशन, और भी बहुत सारी चीज। जैसे एसिड कैसे पहचानते थे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वो सारी चीजों को क्लियर कर दिया गया और सभी बच्चों का बहुत सारा व्यूज आया है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी बच्चों का सपोर्ट मिलने के कारण ही हम लोग आज इतने वीडियोस को बना लेते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे, स्पेशली एक बच्चे का हम नाम लेना चाहेंगे, अभिषेक कुमार। ये लड़का शायद बाहर का है, मैं भी कमेंट था कि छत्तीसगढ़ से। तो कई बार कमेंट किया कि सर वीडियोस आप एसिड बेस सॉल्ट का नहीं बना रहे और बाकी चैप्टर्स का भी वीडियोस नहीं बना रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, जो भी बच्चे हमारे स्कूल के हैं, जो भी बच्चे हमारे बाहर के हैं, जो भी हम लोग के वीडियोस को देखते हैं, चैनल्स को देख रहे हैं, आप एकदम मत परेशान हो। आपको 15-20 दिन के अंदर सारे चैप्टर्स मैथ और साइंस के आपको 10 क्लास के प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिलेंगे। आप उसमें से पढ़ सकते हो और सारी चीजें आपके लिए अपडेटेड रहेंगे। और दूसरी चीज की जो बोर्ड एग्जाम्स के गैप होंगे, उसमें आपको 8-10 घंटे डेली लाइव स्ट्रीमिंग पे सारा चैप्टर्स को पढ़ाया भी जाएगा। तो हम लोगों का जो डीजे क्लासेस, स्पेशली मैं धनंजय सर आप लोगों के साथ हैं, आपके लिए हमेशा अपडेटेड करते रहेंगे, आप देखते रहो। तो आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन, और आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 है आज हम लोगों का एसिड बेस सॉल्ट्स का क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट्स तो जरूर बनाएंगे। विदाउट नोट्स आपको ना कुछ समझ में आएगा, ना आप कुछ समझ पाओगे, ना हम आपको कुछ समझा भी पाएंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लो सब लोग। सभी बच्चे स्टार्ट हो गए? चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड जो होगा आर सावर टेस्ट होता है। सावर टेस्ट, सुअर नहीं सावर, सुअर टेस्ट। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, अभी उसके बारे में भी बहुत लंबा डिस्कशन है आगे। ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक, इसको आप नोट कर लो, अभी आपको बहुत लंबा डिस्कशन है इस पे। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तीसरा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसी पे मेन डिस्कशन हम लोग को करना है। तो इसका रिएक्शन ये होता है कि एसिड को यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, सॉल्ट। यहां क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये ध्यान देंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक। इसका मतलब क्या बता रहा है कि किसी भी एसिड के साथ यदि मेटल को रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगा। ये एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में ये पूछता है कि कौन सा गैस जो है मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने पे बाहर होता है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते, चलिए इतना नोट करिए और फिर आगे देखते जाइए। अभी बहुत सारा चीज, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एसिड का मतलब जैसे H2SO4 प्लस Na, HCl प्लस मान लो K, मान लो H3PO4 प्लस सोडियम या कैल्शियम ले लो, चलो कैल्शियम ले लो। दूसरा मान लो ले लो एसिड H2CO3 प्लस मान लो पोटेशियम ले लो, चलो पोटेशियम K ले लो। तो क्या बनेगा ये बताओ अब।
अब इस बात के लिए आपको रिएक्शन समझना पड़ेगा, मेटल नॉन मेटल का आपको वैलेंसीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंसीज के लिए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 5, 6, 7, 8 में एक चैप्टर हम पढ़ाएं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, या तो फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाओ, एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, उस पे देखो। आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 में, उसमें पूरे डिटेल से एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को देखो। आपके लिए केमिस्ट्री में जिंदगी में कभी डाउट ही नहीं रहेगा, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा वैलेंसी से रिलेटेड, ठीक। तो इसमें क्या कंपाउंड्स बनेगा, ये और प्लस ये, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4 प्लस H2। अब कैसे बन रहा है ये थोड़ा चीजों को आप अपने से समझ लेना। सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, क्रॉस इनटू करेंगे Na2SO4 बनेगा, ठीक है, हो गया। अब बात होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये पोटेशियम और ये क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस H2। उसी तरह से पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर देखो 19, तो 2881, तो पोटेशियम का हो गया 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 287, तो क्लोरीन का वैलेंसी हो गया 1, क्रॉस इनटू करेंगे KCl आया, ठीक। तो ये सारी चीजें आप जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाओ, एटम एंड मॉलिक्यूल्स निकालो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब देखेंगे, कैल्शियम का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का वैलेंसी होता है 3, क्रॉस इनटू करेंगे CH3PO4 का होल ट्वाइस, CH3PO4 का होल ट्वाइस, ये बन गया प्लस H2। तो ये आप समझ गए, चलिए हो गया। अब यहां पर ये आ गया कार्बोनिक एसिड, ये क्या है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पर बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, क्रॉस इनटू करिए K2CO3 लिखिए, K2CO3 प्लस H2 गैस बाहर। तो सारे रिएक्शंस में जब भी एसिड का मेटल से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सॉल्ट कैसे पहचानेंगे, तो हम देखो बता रहे हैं, अभी आपको पहले टॉपिक 1 में वीडियो में हम बताए थे कि जिसके लास्ट में PO4 SO4 SO3 CO3 NO3 और Cl Br Fi ये सब बताए थे। ये सब के आगे यदि हाइड्रोजन लग गया, इन सब के आगे हाइड्रोजन लग गया तो एसिड, ध्यान देना, इन सब के आगे, जैसे हाइड्रोजन प्लस ये हो गया ना, तो एसिड, हाइड्रोजन इन सब के आगे लग गया, इन सब के आगे यदि जैसे कि देखो समझ लो H2SO4 ये क्या हो गया, एसिड हो गया। लेकिन यदि यही SO4 के आगे यदि मान लो Ca लग गया, मेटल लग गया, तो सॉल्ट होगा, ये क्या बन गया, सॉल्ट। तो ध्यान देना कि इन सब के आगे यदि हाइड्रोजन लग गया तो एसिड, और इन्हीं सब के आगे यदि मेटल लग गया तो वो सॉल्ट। तो देखो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब क्या है, मेटल है, तो इन्हीं सब के आगे यदि मेटल लग गया तो ये सारा चीज क्या हो गया, ये पूरा चीज क्या बन गया, ये सारा चीज क्या है, सॉल्ट है। तो मेटल का एसिड से रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनता है, ये याद रखना। और कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस, इसको नोट कर लीजिए आप, जल्दी से नोट करिए। हो गया सभी बच्चों का, हो गया, चलिए हो गया सभी बच्चों का, बहुत अच्छा। एक और रिएक्शन लिख ले क्या, चलो एक और रिएक्शन लिख देते हैं। मान लो जिंक का रिएक्शन पूछ लिया तो क्या करेंगे, जिंक रिएक्शन का सल्फ्यूरिक एसिड से, चलो बताओ जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, क्या हुआ भाई, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe प्लस HCl दिया है। तो बताओ तो क्या रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन, सेम ये मेटल एसिड क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2, क्या बना, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2, ठीक। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, FeCl2, आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस अभी भी इसमें बाहर निकलेगा। तो ये दोनों क्या है, सॉल्ट है, जिंक सल्फेट और आयरन क्लोराइड सॉल्ट। हम क्या बोले, जिसके लास्ट में देखो ये सब आया ना, Cl सॉल्ट, SO4 मेटल के साथ सॉल्ट। तो इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन है। इस तरह से यदि रिएक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 200-400 रिएक्शन तो आप लिखे ही लोगे, ठीक है। तो ये हो गया है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बात होता है कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस मतलब जो H2 निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है उसका टेस्ट क्या है। तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस burns with a hydrogen gas burns with pop sound। ठीक है, मतलब कि यदि जो गैस, जैसे ये अभी हम लिखे थे Zn प्लस H2SO4, अब इसका रिएक्शन किए तो ZnSO4 आया प्लस H2। ठीक है, Zn का वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2, 2 खत्म, क्रॉस इनटू करेंगे, ZnSO4 आ गया और ये बन गया हाइड्रोजन गैस, बाहर निकल गया। अब बात ये होता है कि जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है? तो आप एक काम करो कि वहां पर माचिस का कोई तिल्ली जलाकर वहां पर तुम ले जाओ। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? माचिस का तिल्ली जलाकर उस जहां रिएक्शन हुआ है वहां पर तुम जलाकर ले जाओ और तुम देखोगे तो भक से जल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो है वो एक पॉप साउंड के साथ भक सा आवाज करता है और वो जलता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक खुद ही कंबस्टेबल गैस है, कंबस्टेबल गैस है। इसका मतलब इट स्टार्ट्स बर्निंग रैपिडली, ये स्टार्ट्स बर्निंग, इट स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, इट स्टार्ट्स बर्निंग रैपिडली, इट स्टार्ट्स बर्निंग रैपिडली। ये बहुत तेजी से, रैपिडली, ये बहुत तेजी से क्या होता है? भग से जलना शुरू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकला है। चलिए इसको नोट करिए आप जल्दी से। हो गया सभी बच्चों का? जल्दी से नोट करिए आप सभी बच्चे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे। कौन कौन सा प्रॉपर्टीज? 3 प्रॉपर्टी हुआ था ना? कितना प्रॉपर्टीज हुआ? 1 2 3 और 4th प्रॉपर्टी देखना हम लोग को। चलो 4th प्रॉपर्टी देखते हैं। तो 4th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। बहुत ज्यादा ठंड है अभी, इसीलिए ये हाथ को जैकेट में डाला गया है ताकि ठंड कम लगे। इस हाथ से लिखने की जरूरत है, इसलिए हाथ से लिखा जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। और सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमको उम्मीद है आप लोग रजाई में बैठ के या कंबल ओढ़ के ही देख रहे होंगे, हमको पता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल एसिड्स, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल एसिड नहीं, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। अभी हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे थे एसिड का। अब यहां पर हम लोगों को जो रिएक्शन करना है मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करना है। मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वही चीज आएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब मेटल ऑक्साइड्स का मतलब जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया प्लस मान लो H2SO4 हो गया। ठीक, मान लो आप हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हो गया। ये सब रिएक्शन आपको लिखना है। जैसे मान लो दूसरा रिएक्शन दिया है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मान लो H2SO4, यही रिएक्शन करना है। तो क्या करोगे, क्या करेंगे आप? तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। इसमें क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 हो गया बाहर। इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2 हो गया बाहर। इसका मतलब कैसे कर रहा है? सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, क्रॉस इनटू करेंगे तो Na2SO4 आ गया। कैल्शियम का हो गया 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस इनटू करेंगे CaCl2। इसके बाद मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2, 2 भाग काटे हो गया तो MgSO4 हो गया। इसी तरह से रिएक्शन लिखें, मतलब आपको ये हम पहले भी बताए SO4 CO3 Cl Br IF, ये सब के आगे मेटल लग गया तो ये सब क्या बन गया? सॉल्ट। अच्छा, इसमें फिर वही रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो हाइड्रोजन गैस रिएक्शन निकल रहा है तो कैसे पता करेगा? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न्स विद पॉप साउंड। अच्छा, इसमें एक चीज जो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी इसके पहले भी रिएक्शन तो यही हुआ था, सॉल्ट और हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर देखो क्या है, ओनली हाई रिएक्टिव, ओनली, ये नोट करेंगे, ये सेंटेंस को आप नोट करेंगे, ठीक है, हैशटैग करके, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड
मेटल ऑक्साइड reacts with acid to form salt and हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड ही ऐसा शो करता है, सारा मेटल ऑक्साइड थोड़ी ना शो कर पाएगा। और उसमें क्या था, सारा मेटल जो है उसमें मेटल ऑक्साइड नहीं था, उसमें सिर्फ मेटल था। मेटल यदि चाहे हाई हो चाहे लो हो, मेटल चाहे हाई हो चाहे लो है, वो सारे एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, सिर्फ हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब खाली रिएक्ट करके जो है, मान लो पोटेशियम ऑक्साइड भी ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड भी ले लो, ये सब खाली जो है एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कर रहा है। अब यदि तुमको कह दे कि आयरन ऑक्साइड ले लो और आपको कह दे कि जिंक ऑक्साइड ले लो और इन सब का एसिड से रिएक्ट कराओ, तो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। समझ रहे हैं हमने क्या बोले, उस रिएक्शन इस रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि उसमें सारा मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसमें सिर्फ हाई रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड ही जो है वो रिएक्ट करके एसिड से सॉल्ट और हाइड्रोजन को बनाएगा। जहां भी लो रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव, जैसे ये सब लो रिएक्टिव है, जहां कहीं भी लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड आ जाएगा वहां वो एसिड से अच्छे से रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसको नोट करेंगे और रिमार्क करके हैशटैग ये सेंटेंस को आप याद रखिएगा, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है। नोट करिए जल्दी से आप। सभी बच्चों का हो गया, आगे देखा जाए। चलो रिएक्शन ऑफ हम लोग देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स विथ एसिड्स। ठीक है, चलो इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट पंचम फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन बताना है। तो क्या करेंगे कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन नहीं वाटर, हाइड्रोजन नहीं वाटर। अब यहां पर क्योंकि कार्बोनेट है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। अब इसके बाद हम जो रिएक्शन बता रहे हैं आप इसको ध्यान देंगे। जैसे मेटल कार्बोनेट का मतलब CaCO3, मेटल कार्बोनेट मतलब CaCO3 ले लो, Na2CO3 ले लो, MgCO3 ले लो। ठीक है, ऐसे तो देखो रिएक्शन तो ढेर सारा लाखों रिएक्शन हो सकता है ना, तो 2 ही 4 रिएक्शन करके ना बताया जा सकता है जो एग्जाम में मिलने आता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तुम एसिड ले लो, मान लो H2SO4 ले लो, इसके साथ मान लो HCl ले लो, इसके साथ आप मान लो चलो H3PO4 ले लो। ठीक, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और यहां पर हम लोग फास्फोरिक एसिड ले लिया। अब बच्चे कुछ सोच सकते हैं कि सर यहां पर कार्बोनिक एसिड लेंगे तो क्या होगा, H2CO3। तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फास्फोरिक एसिड भी तो वीक है, सॉरी कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और फास्फोरिक एसिड भी तो वीक है। लेकिन यहां ध्यान देंगे कि यहां पर पहले से CO3 है और इसमें तुम CO3 को ही मिलाओगे CO3 से, तो नया टेस्ट नहीं आएगा, कुछ नया नहीं बनेगा और वही सारा चीज वापस आ जाएगा। इसीलिए इसको आप लेने से बचिए। चलिए बच गए ना, बचे हैं कि नहीं, सभी बच्चे बचे हैं कि नहीं बचे, हम भी बचे हैं। चलिए आगे देखते जाते हैं। तो कैल्शियम प्लस सल्फेट CaSO4 प्लस छोटू CO2 प्लस वाटर, Na प्लस Cl प्लस CO2 प्लस H2O, MgPO4 कैसे लिखेंगे देखो, Mg का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, क्रॉस इनटू करेंगे Mg3PO4 का होल ट्वाइस आ गया, Mg3PO4 का होल ट्वाइस प्लस छोटू प्लस वाटर आ गया। वाटरास नहीं वाटरास तो इसलिए बोलते हैं कि ढेर सारा पानी निकलेगा ना, मतलब ढेर सारा का 2-4 बाल्टी निकलेगा क्या,
दो चार बाल्टी थोड़े ना निकलेगा यार, 2-4-10 बूंद या मान लो थोड़ा बहुत इतना 2-4-10 ग्राम, बस यही ना निकलेगा रिएक्शन में कि 2-4 बाल्टी पानी निकाल देंगे। नहीं तो पता चला नहाने के लिए पानी नहीं आ रहा, नल खराब हो गया, रिएक्शन कर दिए, 4-5 बाल्टी पानी लेके नहा गया, फिर रिएक्शन वापस कर दिए। ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन में थोड़ा ही बहुत चीज निकलता है, थोड़ा ही बहुत का मतलब थोड़ा भी या बहुत भी नहीं, थोड़ा बहुत का मुहावरा है, थोड़ा ही निकलता है, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन बन गया। अब इसमें क्या पूछता है, देखो, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, CO2 गैस, CO2 गैस निकला है, कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके लिए आपको पता कैसे करना है कि इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। और लाइम वाटर मिल्की का मतलब इस पूरे रिएक्शन के बगल बगल में चूना पानी रख देंगे। लाइम वाटर मिल्की का मतलब चूना पानी, COH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं हम लोग स्लैक लाइम, जिसको कहते हैं चूना पानी को रख देंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे हल्का येलोइश हो जाएगा, व्हाइट से हल्का येलोइश। चूना पानी को रख देंगे तो हल्का हल्का वो, समझ हम क्या बोल रहे हैं? अरे भाई आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि यदि चूना पानी को हम लोग इस रिएक्शन के बगल में रख देंगे ना, क्योंकि इसमें बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस स्लैक लाइम को, चूना पानी को वाटर टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब येलोइश व्हाइट कर देगा। कैसा कर देगा? येलोइश व्हाइट। इसका मतलब क्या है, यदि आप लोग दूध येलो, मतलब यदि गाय का प्योर दूध देखे होंगे तो हल्का पीला टाइप का होता है, तो उसी टाइप का कलर बदल देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इसको नोट करिए आप। सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? सभी बच्चे हो गया है सभी बच्चों का। चलिए आगे देखते हैं। अब बात ये हो गया आगे की, मेटल कार्बोनेट के बजाय अब सेम रिएक्शन यदि मान लो आपको कह दे कि मेटल कार्बोनेट को आप हटा दो और मेटल बाइकार्बोनेट ले आओ, मेटल बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम है मेटल बाइकार्बोनेट, का नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो आप एक चीज ध्यान देना कि इस पूरे रिएक्शन पे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, सिर्फ आप यहां से कंपाउंड्स बदल लो। समझ रहे हम क्या बोले? बाकी प्रोडक्ट्स जो सेम होता है, सेम प्रोडक्ट्स होगा, कोई रिएक्शन में फर्क नहीं आने वाला। आप यहां पर खाली जो है सोडियम कार्बोनेट था तो ले लो आप सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 ले लो। देखो सोडियम का वैलेंसी 1 और HCO3 का भी वैलेंसी 1, क्रॉस इनटू करेंगे तो NaHCO3। ये ध्यान देना कि HCO3 का वैलेंसी 1 होता था और CO3 का वैलेंसी 2 होता था। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम है बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट। और ये होता था, ये चीज को कहते हैं हम लोग कार्बोनेट, और इसका वैलेंसी 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट कहते थे उसका वैलेंसी 1 होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो। यहां पर क्या था, यहां पर था कौन सा कंपाउंड था, भूल गए क्या हम लोग भाई? मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यहां होल ट्वाइस। यहां पर क्या था, सोडियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, सोडियम यहां पर भी था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अच्छा यहां कैल्शियम कार्बोनेट था, यहां सी है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। समझिए हम क्या बोले, ये क्या बोले आप नोट कर लो, एक जगह हम ऐसे बता दे रहे हैं, हैशटैग करके नोट कर लो आप हम जो बता रहे हैं कि बाइकार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के लिए प्रोडक्ट्स जो है रिएक्शन सेम होता है, ठीक है। हैशटैग करके ऐसे लिख लेना कि मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट, ये दोनों का बोथ हैव द सेम रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, सेम रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, ये सेम रिएक्शन और
प्रोडक्ट होता है। इसमें सेम रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा, कोई बदलाव नहीं है पूरे रिएक्शन में, ये सारा प्रोडक्ट्स वैसे ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस भी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी हम लोग सेम उसी तरह से नोट करेंगे। तो ये आप ये इसको भी नोट कर लेना हैश टैग करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप, और सभी बच्चे इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, हो गया ये सभी बच्चों का। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक कुछ बच्चों को अंदर हो सकता है ये भी कंफ्यूजन हो कि सर एसिड बनता कैसे है, एसिड बेस सॉल्ट तो आप पढ़ाए जा रहे हैं, एसिड कैसे बनता है उसको बताइए। चलो देखो, तो हम लोग इसको आज देखने वाले हैं कि एसिड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड। क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अब इसको अच्छे से समझना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि एसिड का दूसरा नाम होता है एनहाइड्राइड। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, एसिड का दूसरा नाम है एनहाइड्राइड, DIDE। ठीक है, एसिड का दूसरा नाम है, लिख दें अदर नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, अदर नेम ऑफ एसिड। ठीक है, अब बात ये होगा कि एसिड बनता कैसे है, ये जानने की जरूरत है। तो आप क्या करो कि नॉन मेटल को ले लो, नॉन मेटल के साथ आप क्या कर दो कि ऑक्सीजन को रिएक्ट कर दो, मतलब एयर को, तो बस आपको क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब होगा एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, याद है? क्या बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड को? एसिडिक ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। यहां ध्यान देंगे, यहां डी नहीं टी है। ठीक है, अदर नेम ऑफ एसिड जो है एनहाइड्राइड, टी। अब ये अच्छा, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड का दूसरा नाम है एनहाइड्राइड। अब इसके ऊपर यदि हम लोग पानी मिला देंगे तो ये बन गया एसिड, एसिड, और इसका दूसरा नाम है एनहाइड्राइड, टी। यहां ध्यान देंगे, कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना चाहिए दिमाग में, कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग में नहीं रहना चाहिए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का दूसरा नाम है एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड, और एसिड का दूसरा नाम होता है एनहाइड्राइड, TE। ध्यान देंगे, TE। ठीक है, अदर नेम ऑफ एसिड। अब ये क्या है सर, ये इतना लंबा चौड़ा क्या लिख दिए हैं, बिल्कुल बताते हैं। देखो, जैसे कि कोई भी तुम मान लो नॉन मेटल ले लो, कोई नॉन मेटल लो, बताओ अपने मन से बताओ। चलो कार्बन बताएं, कार्बन, कार्बन ले लें, कार्बन सल्फर ये सब लें, तो कार्बन ले लो। क्या ले लें? कार्बन। चलिए कार्बन लेते हैं, ये ले लिए कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिला दिए, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जिसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड, जिसको कहते हैं एनहाइड्राइड। अब इसमें आप क्या करो कि वाटर मिला दो, तो बन गया H2CO3। H2CO3 मतलब हो गया कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड बन गया, ये हो गया। अब आ जाओ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2। सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर मिलाएंगे तो बनेगा H2SO4। नहीं, यही तो गलती करते हैं सब बच्चे, यहीं पर गलती करते हैं। SO3 ये बनता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब यहां पर ध्यान दो, हम जो बता रहे हैं, कार्बन जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होता है वार्म गैस है, वार्म गैस, हॉट गैस है, ये हॉट होता है, गर्म होता है गैस ये। अब गर्म होने के कारण, बहुत गर्म होता है, गर्म तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत गर्म होता है, इसीलिए क्या होता है, गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण क्या हो जाता है, हलकट बन जाता है और भाग जाता है ऊपर, ऊपर भाग जाता है। जल्दी बोलता नहीं 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 नहीं, ये हमको पानी से मत मिलाओ, हम पानी है भाई भैया, हम पानी से नहीं मिलेंगे, हमको पानी से मत मिलाओ, ठंडा है, हमको पानी से जल्दी से मत नहलाओ। तो ये जल्दी से क्या करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है कुछ वो पानी से नहला देता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड नीचे घूम रहा था, तो जल्दी से लोग उसको पकड़ के पानी से नहला दिया, बन गया सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। लेकिन उसमें से कुछ जो है सल्फर डाइऑक्साइड ना बहुत तेजी से भाग गया ऊपर, और वो लोगों के पकड़ से बाहर भाग गया। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है कि फिर ऑक्सीजन से मिला देता है, फिर ऊपर जाता, फिर ऑक्सीजन उसको पकड़ लेता है, भागो मत भागो मत, आओ तुमको फिर मिलाते हैं, फिर ऑक्सीजन से मिलाकर बना लेता है। ये बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या किया, फिर पानी से मिलाया। अब इसको भागने नहीं देगा, अब क्योंकि ये गर्म तो है ही है,
ये भी हॉट होता है और वार्म है, लेकिन अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा लाइटर के बजाय हेवियर हो गया, भारी हो गया, भारी, भाभी नहीं, भारी, भारी हो गया, ये थोड़ा सा भारी हो गया। अब भारी होने के कारण क्या होता है कि इसको पानी से नहला देते हैं, ठंडे पानी से, और ठंडे पानी से नहला दिए, ये बन गया H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी आपको बहुत सारा चर्चा करना है। किंग ऑफ एसिड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अभी आगे बताया जा रहा है, इसको नोट करिए। अभी फिलहाल सभी बच्चे इतने को नोट कर लेंगे, ये सारी चीजों को नोट कर लेंगे, इतना कहानी जो हम बता रहे हैं आपको नोट कर रहे हैं, सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं हमारी कहानी को? कहानी सुनने में अच्छा लगता है साइंस का ना। अब ये हो गया, अब आ गया मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फिर पानी से मिल गया, और ये इसको भी ठंडा पानी से नहला दिए। ये सभी गर्म होता है, लेकिन इतना भी भारी नहीं, मतलब इतना हल्का नहीं हो पाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के तरफ भाग जाए पानी में, मतलब ऊपर नहीं भाग पाता। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया HNO3, इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अच्छा चलिए, अब आ गया, बात हो गया फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5। अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें P2O5 क्यों आ गया, अभी तक तो ऐसा किसी में नहीं हुआ था। तो उसका कारण है ना कि फास्फोरस का एलोट्रॉप बहुत ज्यादा होता है, तो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिटेल में आप मत समझो। सल्फर का भी एलोट्रॉप होता है, समझे हम क्या बोल रहे हैं? तो एलोट्रॉप्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझना है। जिसको मन कर रहा है एलोट्रॉप्स के बारे में समझने के लिए, आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे 5, 6, 7, 8 वाले ग्रुप में पढ़ाया गया, आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें बहुत डिटेल में एलोट्रॉप्स के बारे में हम बताए हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि P2O5 कैसे आया। तो P2O5 आ गया, और फिर इसको हम लोग मिला दिया पानी में, इसको कहेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को ठंडा पानी से नहला दिए। अरे ठंडा पानी, गर्म पानी दोनों से नहलाओ, जल्दी से लेकिन नहला दो, छोड़ो मत, मतलब भाग जाएगा फिर। H3PO4, ये बन गया फास्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरिक एसिड बन गया। तो ये इस तरह से चीजें बनता है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बता ही नहीं, आप लो वो भी जान लो। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है गैस है, वो क्या करता है, क्लोरीन से मिलता है, और ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक गैस। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। चलो यहां बताते हैं, नेक्स्ट पेज को बताते हैं, अच्छे से डिटेल्ड में बताते हैं, इतना नोट कर लो आप लोग। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को हम लोग वो भी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब के बारे में अभी आपको बताया जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लो पहले। तो आप लोग समझ रहे हो कि नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन से जब मिलता है, एयर से मिलता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनता है, जिसका दूसरा नाम एसिडिक ऑक्साइड, जिसका और एक नाम होता है एनहाइड्राइड, DE। ध्यान देना, पानी से नहला दिए फिर बन गया एसिड, जिसका मतलब हो गया एनहाइड्राइट, TE। एसिड का दूसरा नाम एनहाइड्राइट, यहां लिखे भी हम, नोट कर लिए आप, जल्दी से नोट करिए सभी बच्चे, इसको सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ गए अब हम लोग। अब हम जानने वाले हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, क्लोरीन नहीं भैया, क्लोरीन गैस है, और ये मिलकर बन गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक, ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ फिर पानी मिला देंगे, तब जाकर ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक। अरे भाई क्या हो रहा है, ठंडा में दिमाग जो है ना सबका गड़बड़ हो जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब गैस है ना, तो ये क्या होगा, नॉट मॉइस्ट है, नॉट मॉइस्ट मतलब गीला नहीं है, और जब पानी मिला देंगे इसमें तब ये क्या हो गया, ये हो गया मॉइस्ट, गीला हो गया, गीला, और ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाया जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे, नोट कर लिए आप सभी। चले आगे बढ़ा जाए। तो आप समझ गए कि एसिड्स कैसे बनता है। अच्छा, ये पूरा रिएक्शन जो है एसिड रेन कहलाता है। एसिड रेन ऐसे ही होता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन। अब यदि मान लो पूछ लेगा ना कि आपको एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एसिड रेन
फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, एसिड रेन फॉर्मेशन जो है वो ऐसे ही होता है। इसको नोट करेंगे आप सभी बच्चे, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए हो गया है। आगे देखें एक चीज, अब ये बात होता है कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कुछ बता रहे थे आप, बिल्कुल बता रहे थे हम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बता रहे थे हम लोग, कहानी सुना रहे थे। साइंस में हमारे कहानी को बहुत बच्चे पसंद करते हैं कि सर साइंस में कहानी बहुत ज्यादा सुनाते हैं आप, साइंस ही है कहानी का बात। चलो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट अब क्या होता है, तो विच एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड को यदि आप कहीं रख दोगे ना तो वो अगल बगल से सारे पानी को खींच ले आएगा। समझ गया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब यदि कहीं पर रख देंगे तो वो अगल बगल से पानी को खींच के ले आएगा। जैसे ग्रेप्स है, अंगूर, और इससे जब किशमिश बनाया जाता है, किशमिश, तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का काम पड़ता है। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड का? कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड CONC, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को रखा जाता है उसके अगल बगल ग्रेप्स के। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हेल्प करता है, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द ग्रेप्स। मतलब ग्रेप को सुखाने के काम में करता है। नहीं तो पता चला अंगूर तुम खरीद के ले आओ और पॉलिथीन में उसको भर के रख दो, मतलब उसको अंगूर को खरीद के ले और उसको धूप में तुम रख दो ऐसे ही, तो वो देखोगे अंगूर जो है धीरे धीरे सड़ जाएगा। क्यों सड़ा? क्योंकि वहां पर तुम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं रखे हो, तो अंगूर का पानी उसी के अंदर रह गया और वही पानी अंगूर को सड़ा दिया, मतलब डिकम्पोज हो गया अंगूर। लेकिन यदि तुम अंगूर को ले आए और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को वहां पर रख दिया अगल बगल, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रखोगे और वहां पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी रखना होगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी रखना पड़ेगा। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब इंटरवेस रखो या जाइमेस रखो या माउल्ड रखो, ये सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को फास्ट करता है। ठीक है, ये सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, मतलब ये सब एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करता है कि जो ग्रेप्स है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, पानी को खींचता है उसमें से, और वो सारे पानी को ये सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है, पी जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और लेगा क्या? ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है कि जो ग्रेप्स में से पानी निकलता है ना, तो कौन निकालता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये पानी को निकालता है। तो वो पानी को कौन पी जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट पानी पी के उसके बाद ढकार लेता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जाकर इस ग्रेप्स को अटैक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रेप्स को अटैक करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के अटैक करने से धीरे धीरे गर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम पहले बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस गर्म होता है, धीरे धीरे क्या करता है? ग्रेप्स को सुखाने लगता है, और ये ग्रेप्स बन जाता है किशमिश। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। समझ गया? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके तहत या जिसके कारण से कोई भी कंपाउंड्स या कोई भी सब्सटेंसेस जो है वो सड़ता नहीं है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो चीजें जो है धीरे धीरे सूख जाता है, और वो चीजें हम लोगों को काम आता है। वो प्रोसेस है फर्मेंटेशन। जैसे दूध से मान लो आप छेना बना रहे हो, तो दूध से छेना बना रहे हो तो दूध क्या खराब हो गया? नहीं, दूध का भी आप फर्मेंटेशन किए, उसमें वो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मिला है। जैसे दूध से दही भी बनाओगे तो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैक्टस बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है कि अपने पूरे प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें धीरे धीरे छोड़ता है। यही सब प्रोसेस होता है, समझ गए ना? तो वो क्या होता है? फर्मेंटेशन हो जाता है। और जब कोई चीजें सड़ जाता है, जैसे अंडा रखे हैं घर में 15 दिन तक यूज नहीं किया, वो सड़ गया, वो डिकम्पोज हो गया, खराब। अब फर्मेंटेशन का मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके तहत एक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है दूसरे कंपाउंड में बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं, इसलिए इसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन एक अच्छा प्रोसेस है जिससे एक चीज दूसरे चीज में कन्वर्ट होता है। जैसे
केक बनता है, केक भी जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस का ही एग्जांपल है, केक का बनना। ठीक है, इसको नोट करेंगे। और चलिए फर्मेंटेशन प्रोसेस को ज्यादा डिटेल में जानना है तो 5, 6, 7, 8 वाले आप वीडियोस में जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में फर्मेंटेशन पढ़ाए हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें बात ये होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का अभी कहानी नहीं खत्म हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत सारा चीज है। हम पहले भी बोले हैं कि यदि बच्चे आप चाहते हो कि अच्छे से पढ़ना, तो भाई मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस में आपको बहुत डिटेल्ड वे में हम पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हैशटैग सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये याद रखना, इस साइंटिस्ट का नाम था कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड जो है लेबोरेटरी में कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। पहला चीज ये याद रखना। दूसरा चीज याद रखना कि इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चीज याद रखना कि इट इज अ बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है अभी हम आपको बता दिए थे, ये बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और एक चीज बताएं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं। चलिए वेरी गुड। इसमें एक चीज आप और जो समझ लो कि एक होता था सल्फ्यूरस एसिड और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को जब मिलाया जाता है तब बनता है ओलियम। इसको नोट कर लेंगे आप, H2SO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू H2SO7 एंड H2SO7 इज कॉल्ड एज ओलियम। ये वेरी हार्ड एसिड होता है, वेरी हार्ड एंड कंसंट्रेटेड एसिड होता है। इसके बारे में डिटेल आपको समझना है क्लास 12 के केमिस्ट्री में। तो क्लास 12 में यदि जो बच्चे केमिस्ट्री लेंगे उनको भी पढ़ाएंगे हम, तो उसमें आप लोग समझ लेना कि ओलियम क्या है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही आप समझो, इतना आपके लिए बहुत है। अच्छा, अब बात ये हो गया कि नाइट्रिक एसिड के बारे में सर कुछ बता रहे थे। नाइट्रिक एसिड को जो है ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इट एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स, इट एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। मतलब कि यदि कहीं नाइट्रिक एसिड रखा है ना, तो वहां पर के अगल बगल के ऑक्सीजन में कमी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत वहां से ऑक्सीजन को खींच लेता है। समझ रहे आप? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? वहां से ऑक्सीजन को खींच लेता है, मतलब उसको रिड्यूस कर देता है। यदि कहीं पर मान लो खड़े हो रूम में और वहां पर ढेर सारा नाइट्रिक एसिड रहेगा ना, तो वहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, वहां के सारे अगल बगल के ऑक्सीजन को खींच लेगा और कहीं ना कहीं आपको वहां पर ऑक्सीजन का परसेंटेज घटा देगा, जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो नाइट्रिक एसिड के अगल बगल से रहने से आप बचिए। ठीक है, इसको नोट करेंगे। नाइट्रिक एसिड इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन, मतलब अगल बगल के चीजों से ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक, फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। तो इसको नोट कर लीजिए आप और उसके आगे देखिए। अभी हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। चलिए सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे। हो गया है? अच्छा देखो, सभी बच्चों से एक चीज हम कहना चाहेंगे आज कि आप सभी बच्चे जो है क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 मंथ का एग्जाम 1 मंथ बच गया है। आप सभी बच्चे ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं। आप सभी बच्चों के लिए सिर्फ जो है अब ज्यादा समय नहीं रह गया। आप सभी बच्चों के लिए लगभग 1 मंथ, मतलब 1 मंथ क्या 1.5 मंथ्स है। अभी सभी बच्चों के लिए 1.5 मंथ्स का टाइम है। आप 1.5 मंथ्स आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा समय है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं है आपके पास बहुत कम टाइम है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी ये बनाना पड़ेगा कि आप अपने सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट, आपको जैसे लगता है मैथ है, साइंस है, SST है और मान लेते हैं आपका इंग्लिश है
और आपका हिंदी है। तो आप ये क्या करो कि ये दोनों सब्जेक्ट्स को 1 आवर आप डेली पढ़ो, 1 आवर डेली, 1 आवर्स आप इन सब्जेक्ट्स को डेली पढ़ो 1 आवर करके। और बाकी जो मैथ और साइंस वाले सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स को आप मान लो इसको 2 आवर पढ़ो, इसको 2 आवर पढ़ो और इसको 2 आवर्स आप पढ़ो। तो आपको अब यहां से जो है 8 आवर्स का स्टडी करना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 95% आए। बोर्ड एग्जाम में आप यदि चाह रहे हो कि 95% एग्जाम में आए, तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95% लाना है तो 8 आवर्स का स्टडी करना ही पड़ेगा। और प्लस इसके साथ आप मेनली मैथ और साइंस और एसएसटी, ये 3 मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स पे पीवाईक्यू आप डेली 1 पीवाईक्यू, एक सब्जेक्ट का 1 सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आप डेली लगाओ और कोशिश करो कि 2.30 आवर्स में उसको लगाने का, 2.5 घंटे में घड़ी देखकर टाइम अपने पास सेट किए रहो और 2.5 आवर्स में उसको बनाओ और उसका सॉल्यूशन फिर मिलाओ कि आप कितना सही कर रहे हो। तो मिला जुलाकर आपको 8 आवर्स 9 आवर्स का स्टडी डेली करना ही पड़ेगा। यदि आप इस चीजों को नहीं करते हो, आपको दूसरी चीज होता है कि मैथ और साइंस यदि नहीं समझ में आए, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप कुछ नहीं, कोई भी आपका यूट्यूब का चैनल जिसपे आपको लग रहा हो कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है, वो सारे चैनल्स को निकालो और उसमें से आप डेली साइंस और मैथ के 2 घंटे के वीडियोस को देखो, उसको प्रैक्टिस करो, लिखो, बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करो और एक्टिविटीज क्वेश्चन को सॉल्व करो। और आप देखोगे कि 1.5 महीने बाद जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना, तो आपका जब एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा तो आपको पता चला 95% जरूर आएगा। ठीक। और 1 शॉर्ट वीडियो से बचो, हम बार बार यही कहते हैं 1 शॉर्ट वीडियो से आप बचो। और दूसरी चीज ये आपको बता रहे हैं कि जब भी मैथ साइंस एसएसटी का गैप पड़ेगा, जो एग्जाम्स के गैप होते हैं, वो सारे गैप्स में आप लोगों के लिए हम लोगों का चैनल जो है डेली 8 to 10 आवर्स का लाइव स्ट्रीमिंग चैप्टर्स को, सारे चैप्टर्स का, मैथ और साइंस का और एसएसटी के सारे चैप्टर्स का फुल रिवीजन रहेगा, उस पे सारे क्वेश्चंस को बताया जाएगा। तो इसलिए आप घबराइए मत, बहुत सारे चीजें आपके लिए लगी हुई हैं, पढ़ाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो ये वाले चीजों को आप फॉलो करिए और बहुत ज्यादा टेंशन में मत पढ़िए। टेंशन इंसान को देखो खत्म करता है, तो टेंशन में मत पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। ये समझ लो कि आज हम यदि स्टार्टिंग से पढ़े होते तो इतना समय नहीं देना होता। इसीलिए कह रहे हैं कि आज यदि समय दे रहे हो तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको सक्सेस करने में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, अब इसके बाद का टॉपिक वीडियो नंबर, ये कौन सा वीडियो नंबर साइंस का था, ये हम लोगों का था टॉपिक नंबर 2 था। अब आज इसके बाद अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 में बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग और सभी बच्चे जो है स्ट्रेटेजी प्लान्स को फॉलो करिए।